नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। प्रतियोगी छात्रों को योगी सरकार का गिफ्ट की अपडेट सामने आई है। फ्री कोचिंग की मिल सकती है सौगात। यूपी दिवस पर हो सकता है ऐलान। सीएम योगी कर सकते हैं ऐलान। यूपी के 18 मंडलों में कोचिंग सेंटर का प्रस्ताव बहुत जल्द सामने आ सकता है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। योगी सरकार की तरफ से प्रतियोगी छात्रों को गिफ्ट दिया जा सकता है। फ्री कोचिंग की मिल सकती है सौगात। यूपी दिवस पर हो सकता है ये बड़ा ऐलान। सीएम योगी इसका ऐलान कर सकते हैं। यूपी के सभी 18 मंडलों में कोचिंग सेंटर का प्रस्ताव बहुत जल्द पास हो सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों के लिए बड़ी सौगात होगी। योगी सरकार की तरफ से फ्री कोचिंग की सुविधा उनको दी जा सकती है। हमारे सहयोगी अजीत इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? अजीत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बहुत जल्द योगी सरकार की तरफ से प्रतियोगी छात्रों को ये सौगात मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के सभी 18 जिलों में प्रतियोगी छात्रों के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा शुरू हो सकती है। और हमारे सहयोगी अजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अजीत, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई? आवाज नहीं मिल पा रही उन्हें, लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों के लिए योगी सरकार ये बड़ी सौगात देने वाली है। उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में ये कोचिंग शुरू की जाएगी, जिसमें प्रतियोगी छात्रों को फ्री कोचिंग मुहैया करवाई जाएगी। ये बड़ा कदम योगी सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। अजीत, आपको आवाज मिल पा रही है? जो कोचिंग की व्यवस्था है वो सभी ने ऐलान किया है और इसके जो आवश्यक धनराशि सभी आवंटन किया है। तो कुल मिला के लंबे समय से उत्तर प्रदेश के जो प्रतियोगी छात्र हैं वो इनको इन जिलों में ऐसी खुशी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। कल देर शाम तक जेपी नड्डा ने बीजेपी दफ्तर में बैठक की, जिसमें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन, बीएल संतोष सहित यूपी के सारे बड़े नेता मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि बैठक में आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ। बता दें कि आज जेपी नड्डा बूथ सम्मेलन के साथ सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन और अंत में शाम 5:30 बजे प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बता दें कि जेपी नड्डा के लखनऊ दौरे का आज आखिरी दिन भी है। कल लखनऊ एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा का स्वागत हुआ था। योगी के साथ उनकी करीब करीब पूरी कैबिनेट एयरपोर्ट पर मौजूद थी। और चलिए आपको जेपी नड्डा के दौरे के सियासी मायने भी समझा देते हैं। योगी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, उस पर मुहर लग सकती है, ऐसी चर्चा है। ए.के. शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। एमएलसी ए.के. शर्मा को मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी मिल सकती है। बंगाल में परिवर्तन रथ यात्रा 5 फरवरी से शुरू हो रही है। ऐसे में केशव मौर्य और संजीव बालियान को बंगाल में जिम्मेदारी दी जाएगी। पंचायत चुनाव में क्लीन स्वीप की तैयारी भी है। पंचायत से पार्लियामेंट तक बीजेपी की जीत का लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में मौजूद हैं। और लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजीव, आज दौरे के दूसरे दिन क्या क्या कार्यक्रम है जेपी नड्डा के? देखिए, अभी तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव व अन्य चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। दौरे के पहले दिन जहां उन्होंने उनका लखनऊ में भव्य स्वागत हुआ और उन्होंने उत्तर प्रदेश के संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक की। वहीं आज दौरे के दूसरे दिन अब से कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि इसी स्थल पर जेपी नड्डा जो लखनऊ महानगर और लखनऊ जिले के बूथ अध्यक्ष उनके साथ एक अहम बैठक करेंगे और जो पंचायत चुनाव को लेकर
लेकर तैयारियां की गई हैं उसका जायजा लेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव, संगठन मंत्री सुनील बंसल और दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा जी भी मौजूद रहेंगे। और इस दौरान जेपी नड्डा जी जो बूथ अध्यक्ष हैं उनसे सीधे मुखातिब होंगे और पंचायत चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां की गई हैं उनकी समीक्षा करेंगे। और साथ ही बीजेपी को जिस तरह से, क्योंकि ये पहला मौका है जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में बढ़ चढ़कर पंचायत चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में बीजेपी ये चाहती है, क्योंकि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और इसके साथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो पूर्ण बहुमत से बीजेपी ने जीता है, उसी तरह एक बार उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में भी बीजेपी अपना झंडा फहराना चाह रही है। और उसी तैयारियों के सिलसिले में जेपी नड्डा आपसे कुछ देर बाद इस बैठक को संबोधित करेंगे, जिसके बाद जो बीजेपी के सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं उनकी 4 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर जेपी नड्डा के साथ बैठक होगी और फिर 5:30 पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो जेपी नड्डा प्रबुद्ध जनों के साथ एक अहम बैठक करेंगे। और इस दौरान सरकार, संगठन और जो कामकाज है उनको लेकर उनका फीडबैक लेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे। तो कुल मिलाकर जेपी नड्डा का जो 2 दिवसीय दौरा है, इस दौरान कई अहम निर्देश दिए जाएंगे और तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी संभावना जताई जा रही है कि जैसा कि कल जो मंत्रियों के साथ बैठक की उसमें जेपी नड्डा ने नाराजगी जताते हुए उनको सलाह भी दी है कि जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं वो अपने कामकाज में थोड़ा सुधार करें, वो जनता और संगठन के साथ समन्वय बनाकर रोजाना अपने दफ्तर में बैठे हैं, क्षेत्र में मिले, जनता से मिले और काम करें, ताकि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ आम जनता तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया राजीव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर नोएडा से, संदिग्ध डिवाइस बम नहीं है, संदिग्ध डिवाइस बम नहीं है, ये कहा है पुलिस ने। शरारती तत्वों ने बम जैसा डिवाइस रखा था, रिमोट कंट्रोल जैसा डिवाइस रखा गया था। जांच के दौरान डेटोनेटर नहीं मिला है, पुलिस की तरफ से ये भी पुष्ट कर दिया गया है। छिजारसी चौराहे पर ये डिवाइस मिली थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अब पुलिस की तरफ से साफ किया गया है कि जो डिवाइस वहां पर बरामद की गई है वो बम नहीं है। तस्वीरें में आप देखिए, छिजारसी इलाके में ये डिवाइस बरामद की गई, जिसके बाद पुलिस को फौरन इस बात की सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वहां पर जांच के बाद ये पुष्टि की गई है कि डिवाइस बम नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई डेटोनेटर बरामद किया गया है। ये सुबह एक कॉलर ने सूचना दी कि यहाँ पे कोई एक डिवाइस पड़ा हुआ है जो एक्सप्लोजिव की शेप का है। इस सूचना पर तुरंत ही पूरा हमारा जो मैकेनिज्म है सेट ड्रिल के हिसाब से वो हरकत में आया। पूरे इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, यहाँ से लोगों को अलग किया गया जनहानि को रोकने के लिए। और हमारी जो एक्सपर्ट टीम्स हैं बीडीएस की और कमांडो टीम्स हैं वो तुरंत यहाँ पे रश की। हमारी डॉग स्क्वाड टीम यहाँ पर आई स्नाइपर से और उसके बाद ये क्लियर हो गया कि इसमें कोई एक्सप्लोजिव प्रथम दृष्टया देखने से नहीं लगा और हमारी बीडीएस टीम ने इसको डिफ्यूज़ कर दिया है और यहाँ से अब इसको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए ले जा रहे हैं और बाकी यहाँ का ट्रैफिक सामान्य कर दिया गया। और एक बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर मंदिर का नींव पूजन किया गया है। मंदिर निर्माण के लिए नींव पूजन हुआ है, वैदिक रीति रिवाज के साथ नींव पूजन किया गया। निर्माण समिति के चेयरमैन ने नींव पूजन किया। पूजन के बाद नृपेंद्र मिश्रा ने फावड़ा चलाया। नींव खुदाई का काम फरवरी महीने से यहां पर शुरू हो जाएगा। और अयोध्या से हमारे सहयोगी निमिष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमिष, आपके पास क्या जानकारी है? जी अमित, अगर बात की जाए राम जन्मभूमि परिसर की, तो राम जन्मभूमि परिसर में कल शाम को वैदिक रीति रिवाज के साथ पूरे परिसर में जहां पर रामलला का मंदिर निर्माण होना है उस जगह पर इंजीनियरों ने चिन्हांकन किया था और वहीं पर भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने भूमि पूजन किया है। वहां पर 21 नारियल फोड़े गए हैं और भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर करके ये मांगा गया है, भगवान से आशीर्वाद मांगा गया है कि राम मंदिर की जो नींव है उसकी आयु लंबी हो। इसके लिए भगवान से विश्वकर्मा से पूजन अर्चन कर आशीर्वाद किया गया है। इसके पहले वहां पर तमाम जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, आनंद देवगिरी कोषाध्यक्ष चंपत राय जी, डॉक्टर अनिल मिश्रा जी और खुद भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा वहां पर पहुंचे। उन्होंने मंदिर के संपूर्ण मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया, जहां पर मंदिर निर्माण होता था वहां पर निरीक्षण किया। साथ ही एल&टी कार्यालय विश्वामित्र आश्रम में बैठ करके इंजीनियरों के साथ बैठक की और बैठक के बाद फिर जो ड्राइंग पेश की गई थी उस ड्राइंग पर ओके की मुहर लगने के बाद
इंजीनियरों के द्वारा जो चिन्हांकन किया गया था गर्भगृह के आसपास, वहां पर सांकेतिक रूप से पूजा करने के बाद फावड़ा चलाया और फिर उसके बाद ये माना गया कि अब ये मंदिर निर्माण यहाँ शुरू हो जाएगा। अब इस सबसे बड़ी बात है कि संक्रांति के समय से ही 15 जनवरी से ये कहा जाए, उसी समय से राम जन्मभूमि के आसपास जो गर्भगृह है उसके आसपास की मिट्टी हटाई जा रही थी। तो अब जो मट्टी निकलने के बाद जो ठोस मट्टी आई है वहां पर पूजन अर्चन किया गया और ये माना जा रहा है कि अब यहीं पर नींव की खुदाई होगी। उसके लिए बाकायदा भूमि पूजन किया गया है, भगवान विश्वकर्मा से पूजन करके आराधना मांगेगी। उसके बाद जो है ट्रस्ट के पदाधिकारियों और जो इंजीनियर है उनके साथ देर शाम सर्किट हाउस में अयोध्या में बैठक भी चली है। उस बैठक में भी मंदिर की आयु को लेकर तमाम मंथन हुआ है, किस तरीके का मंदिर रहेगा, क्या क्या चुनौतियां आएंगी, तमाम बिंदुओं पर अमित बात की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। तो लखनऊ में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला, जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। हमारे सहयोगी राजीव सिंह ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। लगातार बर्फबारी का मैदानी इलाकों पर भी एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में इस वक्त घना कोहरा पड़ रहा है और साथ ही साथ तापमान में भी एक बड़ी गिरावट सामने आई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते देखा जा रहा है, जिसके चलते आने वाले 23 और 24 जनवरी को न सिर्फ कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, बल्कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी इलाके के कुछ जिलों में घने कोहरे के साथ तापमान में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद योगी सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि न सिर्फ सभी प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाया जाए, बल्कि इस दौरान गरीबों और असहायों को ठंड से बचाने के लिए कंबल वितरण का भी काम बड़े स्तर पर किया जाए। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। जब बुजुर्ग माता पिता के बुढ़ापे का सहारा रहस्यमय तरीके से लापता हो जाए तो समझ सकते हैं कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मेरठ में एक बुजुर्ग दंपत्ति अपने बेटे को ढूंढने के लिए पिछले करीब 1.5 साल से पुलिस प्रशासन के दरवाजे खटखटा रहा है। वाला कोई सुनने का नहीं बिल्कुल। अपने बेटे की तलाश के लिए रो रो कर गुहार लगा रहे इस पिता के दर्द को समझने वाला शायद कोई नहीं है। इनके बहते आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है। पिता का कहना है कि उसका बेटा लगभग 1.5 साल से लापता है। उन्होंने इसकी रिपोर्ट भी थाने में लिखवाई थी, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। वो हर जगह गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने अपने घर के बाहर मेरठ से पलायन का पोस्टर लगा दिया। मेरा एक लड़का है जी, एक लड़के के साथ में गया था, वो लड़का वापस आ गया और मेरे लड़के का आज तक कोई पता नहीं लगा। 5.5 तोले सोना लेके चला गया था वो, और उसका वो भी नहीं आया। उसका चीज को तो छोड़ो, मेरा बच्चे का तो कम से कम पता लग जाता। इन्होंने पुलिस वालों ने सबका पेट भर दिया, सीएम हेल्पलाइन वालों का पेट भर दिया, सबके पेट भर दिया। एसएसपी के मैंने एप्लीकेशन कई दफे दे ली, उन्होंने भी कुछ नहीं करा मेरे साथ में। मैं तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कुछ कर नहीं पाने मैं अपने बच्चे के लिए। 1.5 साल से मेरा बच्चा गायब है। किसी ने मुझसे नहीं कहा कि हाँ भाई पंडित जी हम ढूंढवाएंगे उसे। सब बैठे हैं अपने घर में मोड़ ले रहे। मैं यहाँ पड़ा हुआ रो रहा हूँ। किसी ने आज तक मुझे देखा, मैं तो यहाँ से भैया पलायन करूंगा। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहता मेरठ के अंदर। सौमित्र शर्मा लंबे अरसे से बीजेपी से जुड़े रहे हैं। पुलिस और पार्टी के स्थानीय नेताओं के प्रति भी इनके मन में काफी आक्रोश है। इनका आरोप है कि आज तक कोई हाल चाल तक पूछने नहीं आया। किसी ने नहीं देखा, मेरे घर पर आज तक नहीं आया कोई आदमी। आज तक भी 1.5 साल में एक किसी को ये फुर्सत नहीं मिली कि इसका लड़का गायब है, तो इसे जाकर देख तो लो, कम से कम सब पूछ तो लो कि किस चीज की जरूरत है। बेटे के गम में माँ भी काफी परेशान रहती हैं। माँ का कहना है कि पिछले 1.5 साल से ऐसे हालात हो गए हैं कि ना तो जीते बन रहा है और ना तो मरते। हम तो 1.5 साल से बहुत परेशान है भैया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेरे से तो कह गया कि मैं वहाँ पर आरक्षण वाले फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो करने जा रहा हूँ तहसील में। अब पता नहीं उस लड़के के साथ में क्या बात हुई क्या नहीं हुई। उसके साथ में गया, वो लड़का अगले दिन वापस आ गया, लेकिन मेरा लड़का आज तक वापस नहीं आया है। यहाँ सब जगह हमने धक्के खा लिए हैं, लेकिन हमें किसी चीज का कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है कि हमें संतुष्टि मिले कि हाँ कोशिशें तो काफी की हैं, लेकिन हल तो कुछ नहीं निकला उसका।
कुछ नहीं मिला, निराशा के सिवा कुछ नहीं। अब तो ये डर है कि इसके साथ में कोई दुर्घटना ना हो गई और हम अपने बच्चे को कभी देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। उधर पुलिस का कहना है कि दरोगा इस मामले की जांच कर रहे हैं और सर्विलांस की मदद भी ली जा रही है। जल्द से जल्द बच्चों को रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। थाने पर गुमशुदगी दर्ज है और संबंधित दरोगा इसमें जांच कर रहे हैं। सर्विलांस टीम की मदद ली जा रही है। बच्चे का कुछ फेसबुक अकाउंट कुछ एक्टिव हुआ था जिसके बारे में जानकारी की जा रही है। जल्द से जल्द बच्चे को रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब लड़का अपनी मर्जी से कहीं चला गया है या उसके साथ कोई अनहोनी हुई है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जब तक लड़का नहीं मिल जाता तब तक माँ बाप के दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी, उनके आंखों के आंसू नहीं रुकेंगे। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज हम हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव तक पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं एक झलक। स्वच्छता और पानी। We are reaching out to a wide audience with a common message on water conservation and hygiene. I know each of us can play a role in helping India get more water sufficient. We can all be ambassadors. We can all be ambassadors of water and hygiene. हमको बचानी है ये जिंदगानी। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है। सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना वैक्सीनेशन स्थल का दौरा करेंगे। कुछ देर में लोहिया संस्थान पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री लोहिया संस्थान में टीकाकरण का जायजा लेंगे। पहले चरण के द्वितीय भाग टीकाकरण का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोहिया अस्पताल पहुंचने वाले हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना वैक्सीनेशन स्थल का दौरा करेंगे। कुछ ही देर में वो लोहिया संस्थान पहुंच जाएंगे जहां पर टीका लगाया जाना है। मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे जय प्रताप सिंह। मुख्यमंत्री लोहिया संस्थान में टीकाकरण का जायजा लेंगे, तैयारियों को बारीकी से जानेंगे, परखेंगे। पहले चरण के द्वितीय भाग टीकाकरण का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में लोहिया अस्पताल पहुंचने वाले हैं। और नोएडा एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। गोंडा से किडनैप छात्र नोएडा से बरामद कर लिया गया है। नोएडा एसटीएफ ने 3 किडनैपर्स को गिरफ्तार भी किया है। डॉक्टर के बेटे का अपहरण किया गया था। डॉक्टर से 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। नोएडा में बीएमएस की पढ़ाई कर रहा था छात्र, जिसे एसटीएफ ने बरामद कर लिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नोएडा एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी मिली है। गोंडा से किडनैप छात्र को नोएडा से बरामद किया गया है। नोएडा एसटीएफ ने 3 किडनैपर्स को गिरफ्तार भी किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर के बेटे का अपहरण किया गया था और इसके बाद डॉक्टर से 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। नोएडा में बीएमएस की पढ़ाई कर रहा था छात्र, जिसका अपहरण हुआ था, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एसटीएफ ने इस छात्र को ढूंढ निकाला है और 3 किडनैपर्स को गिरफ्तार किया है। चित्रकूट में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर 4 साल के बच्चे और 13 साल की लड़की की हत्या कर दी गई। घटना मानिकपुर थाना इलाके के कोडैयापुरवा गांव की है। जंगल में दोनों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों शव पर कुल्हाड़ी से मारने के निशान भी हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। जांच पड़ताल की जा रही है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।